पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन विधेयक गिरने के बाद से देश को संबोधित किया। उन्होंने इस बिल के गिरने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अपने स्वार्थ की वजह से इस बिल को पारित नहीं होने दिया है। देश की नारी शक्ति सब कुछ देख रही है। अपने 30 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा आत्मबल अजय है और सरकार ने अभी हार नहीं मानी है। पीएम मोदी ने देश के नाम पर अपने संबोधन में ये साफ कह दिया है कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला विरोधी सोच दुनिया के सामने उजागर हुई है। कांग्रेस ने डीलिमिटेशन पर भी झूठ फैला करके क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, इन सबको महिलाओं के गुस्से का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्म हो चुकी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ सुबह 11:15 बजे लखनऊ के बीजेपी ऑफिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसमें महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल की भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद से बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने राहुल गांधी के घर के बाहर हल्ला बोला। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से, सांसद मनोज तिवारी, सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई नेता शामिल हुए। बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का हिस्सा बनी। कांग्रेस और राहुल गांधी को महिला विरोधी बताते हुए नारेबाजी हुई। रेखा गुप्ता आज इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। महिला आरक्षण बिल गिरने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष की पीठ थपथपाई। ममता ने कहा कि अब मोदी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ झूठी बातें करते हैं। बीजेपी छल से देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती थी। परिसीमन के जरिए बंगाल को तोड़ने की साजिश को हमने नाकाम कर दिया। बंगाल पर बुरी नजर रखने वालों पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शिंदे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध देश के इतिहास में काला दिन के रूप में देखा जाएगा। शिंदे ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते महिला विरोधी रुख अपनाया, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। शिंदे ने चेतावनी दी कि जिन दलों ने इस बिल का विरोध किया, उन्हें आने वाले समय में महिलाएं जवाब देंगी। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर मुंबई में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए। पार्टी नेताओं ने ऐलान किया कि 10 मई तक विपक्ष के खिलाफ राजभवन में अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी आज बंगाल के चुनाव रण में उतरेंगे और 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने बीती रात ही दुर्गापुर पहुंचे और लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। पीएम मोदी के अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभा और 2 जगह रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की भी आज एक रैली है और एक रोड शो है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आज बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट अपील की है। सीएम योगी ने बांकुरा में रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग योगी को देखने पहुंचे और इस पूरे मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प को दोहराया। योगी ने कहा कि 4 मई को दीदी की बंगाल से विदाई तय है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने नॉर्थ 24 परगना की कमरहाटी सीट से डोर टू डोर कैंपेन पर बीजेपी कैंडिडेट चौधरी के लिए वोट मांगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है, यहां पर कमल खिलाकर रहेगा और ममता की घुसपैठ वाली पॉलिटिक्स का अंत होगा। पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को होने जा रही पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 7 लाख नए वोटर्स इस चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि नए वोटर्स से करीब 3,22,000 वोटर्स पहले चरण में वोट डालेंगे, जबकि बाकी 3,88,000 दूसरे चरण में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ईसी ने बताया कि राज्य में अब कुल वोटर्स की संख्या 6,82,51,008 हो चुकी है। अगर ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद से और नाम जोड़े जाते हैं तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
ब्रिटिश नागरिकता मामले में राहुल गांधी ने बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 घंटे के अंदर अपना ही फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को बिना नोटिस दिए एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता। बता दें कि कल ही कोर्ट ने राहुल गांधी पर एफआईआर के आदेश दिए थे और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। गुजरात के नुंदक में एक युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल है। इस वारदात में सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके चलते दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। कुछ संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। हत्या की खबर फैलते ही लोग सड़क पर उतर आए और शहर के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। बिगड़े हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल का तैनात किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ अन्य संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी। गुजरात में बीती रात पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग की और इस दौरान शहर के कई स्ट्रीट शीटर्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने 2-3 संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा, जिनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि तलाशी के दौरान अगर कुछ भी गैर कानूनी मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में झंडा लगाने के विवाद में 2 गुट में हिंसक झड़प हो गई। हालात को काबू करने पुलिस की टीम पर पहुंची उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिसमें एसीपी सारनाथ को गंभीर चोट आई और साथ ही 8 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। ये पूरा विवाद भीम आर्मी और श्रवण आर्मी से जुड़े लोगों के बीच हुआ था। पुलिस ने 12 संगीन धाराओं में 11 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर के भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने शनिवार दोपहर गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने में सफल रहा। भारतीय जहाज फायरिंग के बाद से भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतली को तलब करके इस गंभीर घटना पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है और इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी। ईरान ने 24 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से ताला लगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी से नाराज होकर ईरानी सेना ने जहाज पर भी हमला कर दिया। बता दें कि लेबनान में सीज फायर को लेकर के ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, जिस पर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जिससे नाराज होकर के ईरान ने यह भी फैसला किया। खबर है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे राउंड की बैठक के लिए तैयार नहीं है। गाजियाबाद की लोरी पुलिस स्टेशन परिसर में रखी हुई जब्त गाड़ियां बीती रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास बीती रात एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई। अफरा तफरी वहां पर मच गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। मुंबई सेंट्रल में रिलायंस मॉल के सामने डीबी मार्ग के पास आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आग कई दुकानों और एक चौल के कमरों में लगी थी, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में पावर प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें अब तक 23 मजदूर मारे जा चुके हैं। अस्पताल में भर्ती 13 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि 14 अप्रैल को बॉयलर में ईंधन और दबाव बढ़ने से ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। मामले में कंपनी के मालिक, मैनेजर समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लॉसन की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद ईशान मलिंगा की घातक गेंदबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया था। हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 194 रन बनाए और जवाब में चेन्नई की टीम 184 रन ही बना सकी। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 59 रन और हेनरिक ने 39 गेंदों में 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। ईशान मलिंगा ने 29 रन देकर के 3 विकेट झटके। केएल राहुल और
ट्विस्टर स्टब्स के अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी की 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट पर 179 रन बना करके मैच जीत लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 34 गेंदों में 59 और ट्विस्टर स्टब्स ने 47 गेंदों में 60 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं डेविड मिलर ने 10 गेंदों में 20 रन बना करके मैच को फिनिश किया। आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अच्छे व्यवहार से एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें धोनी मैदान कर्मियों के साथ गर्मजोशी से बात करते हुए, मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। दरअसल चोटिल होने के चलते धोनी आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अच्छे व्यवहार से माही सुर्खियों में बने हुए हैं।